नमस्कार बच्चों। मैं संध्या ठाकुर। हम बायोडाइवर्सिटी से लास्ट क्लास में हमने जो किया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने, इसको हिंदी में लिख देती हूं आप लोगों के लिए, जैव विविधता, है ना। जैव विविधता में हमने पढ़ा था, इसकी परिभाषा देखा था हमने कि जैव विविधता किसे कहते हैं। फिर हमने इसके प्रकार के बारे में बात कर लिया था और फिर हमने ये भी जान लिया था कि विश्व में और भारत में जैव विविधता कितनी है ना। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे जैव विविधता का महत्व, ठीक है। फिर जैव विविधता कम क्यों हो रहा है ना। ह्रास जिसे कहते हैं, ह्रास एक वर्ड दिया है आपके में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कम क्यों हो रही है, विश्व में प्रजातियां इतनी कम क्यों बची हैं, है ना। और धीरे धीरे कई प्रजातियां, जैसे कि हम गिद्ध देखते थे, केचुआ देखते थे, ये सब अब कम क्यों दिखने लग गए हैं, है ना। इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, अगर ये कम होते जा रही है और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको बचाना जरूरी है, और अगर इसको बचाना जरूरी है तो इसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन पॉइंट्स पे हम आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी हम देखते हैं जैव विविधता का महत्व। अगर आपको 3 नंबर में ये प्रश्न आ गया तब तो बहुत ही सरल प्रश्न आया है। ये मानकर आप चलेंगे कि जैव विविधता के कोई 3 महत्व लिखिए, ये जैव विविधता का महत्व क्या है। तो सबसे पहले कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। प्रकृति में इतने सारे स्पीशीज पाए जा रहे हैं, इतने अलग अलग प्रकार के हमको जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव अगर दिखते हैं तो इसका कुछ तो महत्व होगा, है ना। इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे पहला महत्व है पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व, है ना। अब ये थोड़ा सा बड़ा शब्द आप लोगों को लग रहा होगा कि स्थायित्व है क्या, स्टेबिलिटी। किसी इकोसिस्टम को स्टेबल इकोसिस्टम हम कब कहेंगे। तो अभी सिर्फ आप पॉइंट्स को समझो। अगर ये 3 नंबर में प्रश्न आ गया तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, सौंदर्यीकरण, है ना, सौंदर्यीकरण या पर्यटन। अगर हमको कोई, हम घूमने जाते हैं ना, तो घूमने कैसे जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर जगह है, सुंदर जगह, ऐसी जगहों पर हम घूमने जाते हैं। तो सौंदर्यीकरण के लिए इसका महत्व है। फिर तीसरा जो है मानव कल्याण हेतु। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति से हमको प्राप्त होती है और उसका उपयोग मानव करते हैं। तो मानव कल्याण हेतु हम जैव विविधता का महत्व है, ठीक है। अब चौथा है जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में, ठीक है। तो ये 4 महत्व आप लिख सकते हैं। अब एक एक को अगर हम देखेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व, किसी इकोसिस्टम को हम स्टेबल कब मानेंगे, है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो जैव और अजैव घटक हैं, ये दोनों मिलकर किसी पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपकी बुक में दिया हुआ है एक रिवेट। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को स्टेबल कब कहेंगे, 3-4 कंडीशन है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को स्टेबल कहने का। पहला है यदि उसका, किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार स्थिर हो, मतलब कि
उसका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा अंतर 2 साल 4 साल 5 साल में किसी पारिस्थितिक तंत्र में नहीं दिखी है। मतलब कि वहां पर मृत्यु जितनी हो उतनी ही संख्या में या उससे लगभग दोगुना वहां नए जीव पैदा हो जाएं, तो वो जो इकोसिस्टम है वो कैसा कहलाएगा? स्टेबल, क्योंकि उसका बायोमास कैसा होगा, उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, तो स्टेबल इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, फिर दूसरा है कोई भी विदेशी प्रजाति, है ना, विदेशी प्रजाति अगर आक्रमण करे, है ना, अब यहां पर ऐसा नहीं कि कोई युद्ध हो रहा है, विदेशी प्रजाति जैसे कि हम जलकुंभी, है ना, जलकुंभी हमारे देश का नहीं है, वो दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ आया है, हमें उसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल में ये आतंक मचा के रखा है। जलकुंभी क्या करती है, जहां भी जाती है वहां के लोकल वेजिटेशन को नष्ट कर देती है, वहां जो भी पौधे हैं, और पानी के अंदर पूरा छाकर, उसमें पानी के ऊपर पूरा छाकर, आप लोगों ने जलकुंभी देखी होगी कि वो नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता है, सनलाइट नहीं पहुंचने देता है, और इस प्रकार पानी के अंदर जो रहने वाले जो जीव हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये साउथ अमेरिका से हमारे यहाँ आया है, हमारी की लोकल स्पीशीज या स्थानीय प्रजाति ये नहीं है। तो अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई विदेशी प्रजाति आक्रमण करे बाहर से आकर, जो यहाँ का नहीं है, तो भी उस इकोसिस्टम को यदि कोई फर्क ना पड़े तो फिर वो कैसा कहलाएगा, वो पारिस्थितिक तंत्र कैसे कहलाएगा? स्टेबल या स्थायी पारितंत्र कहलाएगा। ठीक है, फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, है ना, जैसे कि सुनामी आ गई, ठीक है, कोरोना महामारी आई थी, ठीक, कहीं पर आग लग गई जंगलों में, तो इन सभी के बावजूद जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको झेलने की क्षमता हो रखे, है ना, प्राकृतिक आपदाओं को सहने की क्षमता रखे। तो ये 3 कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र कैसा है? स्टेबल है, स्थायी है। ओके, अब दूसरी बात, सौंदर्यीकरण या पर्यटन। हम जानते हैं कि प्रकृति का अलग अलग, अगर हम अलग अलग जगहों पर जाएं और नेचर को देखें तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे मूड से है ना। तो हमको खुश रहने के लिए हम स्थान बदलकर अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं और वहां के प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं, तो ये भी एक महत्व है जो कि बहुत सरल है। फिर है मानव कल्याण हेतु। मानव कल्याण हेतु कैसे? आप अगर देखोगे एक सूक्ष्म जीव है, कवक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से ये एक कवक है ना, फंगी है ये, इससे क्या प्राप्त होता है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन है एक प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, इससे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग बीमारी के इलाज में किया जाता है। इसी प्रकार से सिनकोना की छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जिससे हम मलेरिया का उपचार करते हैं। हम अपने भारत में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे हम उपचार करते हैं, जैसे कोविड के समय में हमने खूब काढ़ा पिया था, है ना, तो उस समय हम तुलसी, अदरक, लौंग इन सब का उपयोग करते थे। तो ये सभी प्रकृति में अलग अलग जातियों के पौधे हैं जिनका उपयोग हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको पौधों से क्या प्राप्त होता है? हमको पौधों से हम फर्नीचर बनाने के लिए पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन, सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन हमको पौधों से मिलता है, तो ये लाभ है हमारे बायोडाइवर्सिटी का। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें हमको नहीं मिलेंगी, हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में, अब यहां के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं, है ना, जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में, है ना, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है भाई। तो जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में अगर मैं देखूं तो यहां पर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि हमारी जो धान की जो स्थानीय प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है ओराइजा सटाइवा, ठीक है, एक मिनट,
जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो धान की प्रजाति है इसे कहते हैं ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ये हमारे यहाँ की स्थानीय धान की प्रजाति है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब इसको एक बार क्या हुआ है कि एक बहुत बड़े एरिया में श्रीलंका, मलेशिया और हमारे देश इंडिया ने ना इसको बहुत बड़े एरिया में इसको क्या कर दिया, इसकी फसल ली, बहुत बड़े क्षेत्र में इसको उगा दिया। अब उस पे एक वायरस है जिसका नाम है ग्रासी स्टंट वायरस। ठीक है, ग्रासी स्टंट वायरस, इसका प्रकोप हो गया और पूरी धान की फसल कैसे हो गई, नष्ट हो गई। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक प्रकृति में एक और धान की प्रजाति पाई जाती है जो हमारे पसहर चावल जैसे दिखती है, लाल रंग की है ना, उसका नाम है ओराइजा निवारा। ठीक है, यह धान की प्रजाति है जिसका रंग कैसा होता है, जिसके दानों का रंग कैसा होता है, लाल रंग। तो इस धान की प्रजाति में इस वायरस को खत्म करने के लिए जीन्स पाया जाता है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो धान की प्रजाति है जिसमें जीन्स पाया जाता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, इस तकनीक के द्वारा इसका जो जीन्स है जो इस वायरस को खत्म करता है, उस जीन्स को इसके अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या पुनर्योगस डीएनए तकनीक के द्वारा। पुनर्योगस डीएनए तकनीक के बारे में 2 नंबर 4 नंबर में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ओराइजा सटाइवा में अब वो सारे गुण आ गए जो ग्रासी स्टंट वायरस को मार सकते थे। तो इस प्रकार हमने प्रकृति में एक दूसरे धान के पौधे से एक जो स्थानीय धान का पौधा है उसमें किसी वायरस से लड़ने का गुण क्या किया, इंसर्ट किया। तो हमारे पास में जर्म प्लाज्म के स्रोत के रूप में ओराइजा निवारा ने काम किया। तो प्रकृति में विविधता इसीलिए जरूरी है कि अगर एक को नुकसान हो जाए तो दूसरे के गुणों को उसमें इंसर्ट किया जा सके। तो ये है जैव विविधता का महत्व। आइए हम चलते हैं, जैव विविधता का अगर इतना महत्व है तो इसके ह्रास के बारे में या लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैव विविधता का ह्रास, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 स्पीशीज इस धरती से कैसे हो चुकी हैं, विलुप्त। क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं 784 जातियां। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 20 सालों में कितनी, 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। 27 प्रजातियां। इतनी तेजी से इस संसार से पौधे, सूक्ष्मजीव या फिर प्राणियों की जातियां समाप्त होते जा रही हैं। और इसका 75% कारण कौन है, मानवीय क्रियाकलाप, है ना, मानवीय क्रियाकलाप। कि बायोडायवर्सिटी के लॉस होने का 75% कारण जो है वो हम हैं। हमारे द्वारा किया जाने वाला जो भी गतिविधि है उसके कारण से इस संसार से जैव विविधता समाप्त होने की ओर अग्रसर है। कई जातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं जो कि पहले पाई जाती थी। ठीक है, इनमें से मैं कुछ का नाम लूं, आप जानते होंगे जो विलुप्त प्रजातियां हैं, विलुप्त
प्रजातियां, ठीक है। डायनासोरस सब जानते हो, पहले इस धरती पर थे और ये प्राकृतिक कारणों से, शायद भूकंप आया कि कोई खगोलीय पिंड यहाँ पर गिरा, बहुत सारे कारण हैं, इनको भोजन की कमी हो गई जिसके कारण से डायनासोरस इस धरती से, फिर ये धरती के बढ़ते हुए टेम्परेचर को संभाल नहीं पाए, जिसके कारण से ये कैसे हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, इस धरती से विलुप्त हो गए और आज भी अवशेष के रूप में इनकी हड्डियां या इनके अंडे मिलते हैं, ठीक है। एक डोडो पक्षी है ना, जाकर देखना, गूगल गुरु से पूछना, ठीक है। ये डोडो पक्षी जो कहां पाया जाता था, मॉरिशस में अंतिम बार देखा गया था, मॉरिशस में। ये भी कैसे हो गया है, अब नहीं दिखाई देता है। एक है क्वागा एनिमल, है ना, जो कहां दिखाई दिया था, अफ्रीका में। ये क्वागा भी नहीं दिखता है, देखना, जो पहले धरती में पाया जाता था लेकिन अब नहीं मिलता है। एक है थाइलासीन, थाइलासीन, है ना, ये कहां पाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी क्या है, डायनासोरस, डोडो, क्वागा, थाइलासीन, ये सभी एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस धरती पर पहले थे लेकिन अब इस धरती पर नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए कि विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, तो ऐसी प्रजातियां जो बहुत सालों पहले इस धरती पर विद्यमान थे लेकिन वातावरणीय कारणों से या मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि शिकार या अतिदोहन के कारण से ये इस धरती से कैसे हो गए हैं, विलुप्त, इस धरती पर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को क्या बोलते हैं, विलुप्त प्रजातियां। जैसे कभी भी आप इस प्रकार के उत्तर लिखते हो तो जीव विज्ञान में आप ध्यान देना कि जीव विज्ञान में हमारे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायग्राम बनाना जिसमें जरूरी है उसमें, और दूसरा है एग्जाम्पल देना। अगर आपके आंसर में डायग्राम और एग्जाम्पल दोनों शामिल है तो आप एक बहुत अच्छा उत्तर लिख रहे हो। साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स यूज करना पड़ता है ना, कीवर्ड्स जैसे कि यहाँ पर विलुप्त प्रजातियां, आपके शब्द वैज्ञानिक होने चाहिए तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो बायोलॉजी में पास होना बहुत सरल है, 25 मार्क्स आप कैसे भी करके ले आओगे, है ना, इजी लगता है सबको बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में कीवर्ड्स यूज करके सही ढंग से उत्तर लिखने वाले बच्चों के ही हाईएस्ट वही हाईएस्ट स्कोर करते हैं, उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। देखना डिस्टिंक्शन बहुत कम लाए हैं पिछले साल बच्चे बायोलॉजी में, जबकि पेपर बहुत ही इजी आया था, ठीक है। तो आप कीवर्ड यूज कीजिए, डायग्राम बनाइए और एग्जाम्पल लिखिए, ओके। तो हमने विलुप्त प्रजातियों के बारे में बात कर ली। अब हम जानते हैं कि अगर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तो उसकी विलुप्ति के कारण क्या हैं या उनकी कमी के कारण क्या है, प्रजातियों की कमी के कारण। तो ह्रास के कारण, विलुप्ति का कारण। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, आवासों का नष्ट होना, जिसमें मैंने बात की थी कि हमारे गरियाबंद में हाथी और तेंदुए जैसे जीव शहरों में आ रहे हैं, है ना। और मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि वो शहरों में आ रहे हैं कि क्या हम उनके घर में जा रहे हैं, है ना। तो हम तेजी से जंगलों की कटाई कर रहे हैं, क्यों, रोड बनाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना। किसी भी कारण से हम जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसके कारण से अभी बेचारे जाएं कहाँ, है ना। शेर, चीता, बहुत सारी चिड़िया, अगर सोचो अगर हम एक बरगद के पेड़ को काट देते हैं जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें प्रॉप रूट्स होते हैं, काफी फैला होता है, अगर हम उसको काट देते हैं तो कितने सारे बर्ड्स, गिलहरी, सांप, जो भी जीव उसमें रहते हैं, सबका घर कैसे हो जाएगा, सब बेघर हो जाएंगे। तो वो जाएंगे कहाँ, फिर वो शिकारी के संपर्क में आ जाएंगे, कोई हंट कर लिए जाएंगे, कोई उसका शिकार कर लेगा, कुछ जो है वो उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से जो आवासों का नष्ट होना जो है वो जीवों की विलुप्ति की ओर अग्रसर होने का, प्रजाति की विलुप्ति में की ओर अग्रसर होने का सबसे बड़ा कारण है ना। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद हम हैं, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए इनका जंगल को काट रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है अतिदोहन। अतिदोहन मतलब कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी संसाधन को आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करना अपने लाभ के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, अतिदोहन। तो अतिदोहन से सबसे ज्यादा खतरा मैंने आपको बताया था मेंढक बेचारे को हो रहा है ना।
मेंढक को शायद कोई औषधि या ज्यादातर ऐसे फूड सोर्स के रूप में इसको बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मेंढक को बहुत खतरा है। इसी प्रकार से अगर आप समुद्र के किनारे अगर फिशिंग करने गए, है ना, या किसी तालाब में, अब आपको 1 घंटे की अनुमति मिली हुई है, आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाल फैला दिए, जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ रहे हैं, तो मछली तो पकड़ ले रहे हैं आप, है ना, उससे आपको फायदा होगा, आप बेचेंगे तो। लेकिन इन मछलियों के पकड़ने के चक्कर में आप वहां के पानी में जो और भी स्पीशीज रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप या हम अलग अलग तरीकों से फिशिंग कर रहे हैं, है ना, और जिन तरीकों से फिर जो प्रजातियां हैं उनको नुकसान हो रही है। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण से भी हम क्या कर रहे हैं, प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तीसरा जो कारण है वो है शिकार। सब जानते हो, शेर को उसकी खाल के लिए या शौक से, गैंडा, राइनोसेरोस जो कि विलुप्त होती प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है ना, तो उसके सींग के लिए लोग उसको मार देते हैं कि शायद उसका सींग का कोई धार्मिक महत्व है, प्लस उससे मेडिसिन भी बनती है। तो राइनोसेरोस का शिकार जो है वो सींग के लिए किया जाता है, जिससे वो बेचारा तड़प तड़प कर मर जाता है ना। हाथी का जो बाहरी दांत है, टस्क है ना, उसके लिए जो है उसे बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है, तो उसका शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण से उसकी संख्या में कमी आ रही है। फिर एक चौथा कारण है विदेशी प्रजातियों का आगमन। ठीक है, अब देखो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, आप लोग अगर अपने आसपास देखोगे, है ना, तो एक घास मिलेगी आपको, बहुत बहुत तायत में मिल रही है आजकल हर जगह, और डराने वाली बात यह है कि उससे कैंसर फैलता है, और वो हमारे आसपास बहुत कॉमनली पाया जाता है। उस घास को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, गाजर घास। आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, पार्थीनियम के नाम से, है ना, तो आपको वो पौधा दिख जाएगा गूगल में, और आप फिर सोचोगे अरे इसको तो हम देखे हैं आसपास। तो ये जो गाजर घास है, वास्तव में ये भारत की प्रजाति नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका से आया है। कहां से आया है, दक्षिणी अमेरिका से, और ये आकर यहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है, हमारी जो एंडेमिक स्पीशीज है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, और यहाँ की मिट्टी पर इसने क्या कर लिया है, पूरा कब्जा कर लिया, और ये नुकसानदायक है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बहुत ज्यादा, मैंने आपको जलकुंभी का उदाहरण दिया था, क्या है ना, टेरर ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं, ये भी हमारे यहाँ की स्पीशीज नहीं है, और ये भी हमारे जो पानी का जो इकोसिस्टम है, तालाब में, नदी में, जहां भी छोड़ दो इसको, ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, और दूसरे वहां के जो स्थानीय प्रजाति है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जलकुंभी भी क्या है, हमारे यहाँ की नहीं है, और यहाँ आकर ये जो विदेशी प्रजातियां हैं वो यहाँ आकर यहाँ की स्थानीय प्रजातियों को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसके कारण से जो जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और उसमें कमी आ रही है। तो ये जो 4 कारण है, इसके अलावा एक और कारण है प्रदूषण, है ना। अगर आप देखोगे तो आज से कुछ सालों पहले, 10 साल पहले, बारिश के दिनों में घरों के अंदर तक केचुए, फेरेटिमा पॉस्थुमा, है ना, केचुआ जानते हो, छत्तीसगढ़ी में हम उसको बोलते हैं गेंगरवा। ठीक है, तो वो जो लोकल जो फेरेटिमा पॉस्थुमा है वो पहले बहुत दिखाई देता था, लेकिन हमने क्या किया, जो कि किसान के मित्र भी हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया ज्यादा फसल के लिए, और हम कंक्रीटीकरण कर रहे हैं, जिसके कारण से जो फेरेटिमा पॉस्थुमा है उसको या केचुए को वो अब हमको कम दिखाई देते हैं। ठीक है, आप देखना पितृपक्ष के दिनों में पहले बहुत कौवे दिखाई देते थे, लेकिन अब कौवे ज्यादा दिखते हैं क्या, नहीं। क्यों, किसी न किसी कारण से उसकी कमी होते जा रही है। हमारे जो पौधे हैं उसमें इतनी ज्यादा रासायनिक उर्वरक मिल गया है कि हमारे इकोसिस्टम की कई प्रजातियों को वो संकटग्रस्त कर दिया है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। आप पहले कोई भी मरा जीव अगर है रास्ते में तो उसके आसपास आप 4-5 गिद्ध जरूर देखते रहे होंगे, लेकिन अब गिद्ध भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि गिद्ध भी कैसे हो गए हैं, वल्नरेबल या सुभेद्य जातियों में
उनको गिना जाता है। संकटग्रस्त भयातुर जातियों में से एक है गिद्ध, जो कि अब दिखाई नहीं देता है। आप देखना कि पहले जुगनू बहुत दिखाई देते थे, अब अगर आप जुगनू किसी पेड़ में देखते होगे तो फिर मुझे बताइएगा, है ना। तो ये सब हमारे कारण से हो रहा है, हम प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये एक प्रश्न आ सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण लिखिए, है ना। जैव विविधता में कमी क्यों आते जा रही है, इसका कारण लिखिए। तो इन पॉइंट्स पर आप कारण लिख सकते हैं। 3 से 4 नंबर में आएगा प्रश्न इस पार्ट से, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये ह्रास हो रहा है तो क्या कुछ और डेटा है हमारे पास में इसको बताने के लिए। तो 1963 में, है ना, किसके द्वारा, IUCN का पूरा नाम पूछा जाता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, नीचे लिख रही हूं, कंजर्वेशन, ये याद कर लेना, 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये IUCN ने 1963 में एक बुक प्रकाशित की, है ना, जिसका नाम है रेड डेटा बुक। इस बुक के बारे में भी पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसका संशोधन कब हुआ, इसको संशोधित किया गया 2004 में। ठीक है, IUCN ने 1963 में एक बुक प्रकाशित की, इस बुक का नाम है रेड डेटा बुक, है ना, और 2004 में इसका संशोधन हुआ। संशोधन के द्वारा इसमें अभी तक, है ना, ये बुक किस लिए है, अभी तक विश्व में कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जिस पर संकट मंडरा रहा है, मतलब उन पर एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने का खतरा है, उनकी संख्या, उस प्रजाति की संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है ना। तो ऐसी प्रजाति को हम बोलते हैं भयातुर। आपकी बुक में दिया हुआ है भयातुर प्रजातियां। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, भयातुर प्रजातियां क्या है, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप बोलना कि विश्व में उपस्थित ऐसी जातियां जो अभी तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रजनन दर निरंतर कम होते जा रही है और ये लगातार इन प्रजातियों की संख्या कम होते जा रही है और इस पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसी प्रजातियों को हम भयातुर जातियां कहते हैं। और ये भयातुर जातियों का जो लिस्ट है वो रेड डाटा बुक में, है ना, IUCN ने जारी किया है ना। IUCN ने 1963 में इन भयातुर प्रजातियों की, जिन पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है, उनकी बाकायदा एक सूची जारी की है। और जिस बुक में ये सूची है उस बुक को हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है, तो इसमें लगभग 60,000 पादप प्रजातियां और 2000 जंतु प्रजातियां शामिल हैं। रेड डेटा बुक में कितने, 60,000 पादप प्रजातियां, पौधों की प्रजातियां और 2000 जंतुओं की प्रजातियां, इसकी ये सूचीबद्ध हैं किसमें, रेड डेटा बुक में। ठीक है, उसकी सूची में से कुछ जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखना। भयातुर जो प्रजातियां हैं इनको कानूनी रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है। अब किन वर्गों में बांटा गया है इसको देख लेते हैं हम। ये जो भयातुर प्रजातियां हैं इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है 5 वर्गों में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है भयातुर जातियां क्या है ना। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है विलुप्त प्रजाति, जो इस धरती से कैसे हो चुकी है, गायब हो चुकी है, पहले थी लेकिन अब किसी कारणों से
वो इस धरती से विलुप्त हो चुकी है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी प्रजाति है संकटग्रस्त प्रजाति, प्रजातियां कर लो। ठीक है, फिर तीसरा है सुभेद्य वल्नरेबल प्रजातियां। ठीक है, चौथी प्रजाति है सुभेद्य अज्ञात प्रजातियां, और पांचवा है दुर्लभ प्रजातियां, है ना। तो विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, आप बता सकते हो, उदाहरण दे सकते हो। डोडो, क्वागा, ये सब कैसी हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं। थाइलोसीन, ठीक है, ये सब विलुप्त प्रजातियां हैं जो पहले पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां जो अभी इस धरती पर इनकी प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन तेजी से ये कम होते जा रही हैं और ये कुछ सालों में, अगले 20 सालों में ये विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों में आपका आता है सोन चिरैया। ठीक है, सोन चिरैया और गैंडा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ समय पश्चात ये कैसे हो जाएंगे, इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा कम है और इनकी प्रजनन दर भी बहुत कम है। ठीक है, सुभेद्य प्रजातियां जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन ये कुछ समय पश्चात संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रजातियों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें है आपका चील, गिद्ध जो मैंने आपको बताया, लोमड़ी इत्यादि, और भी बहुत से हैं जो एग्जाम्पल कुछ लिखना है ना। फिर दुर्लभ प्रजातियों में ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष स्थान पर भी पाई जाती है और बहुत कम संख्या में पाई जाती है, इसे हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। तो दुर्लभ प्रजातियों में आपका असम का राइनोसिरोस मतलब कि गेंडा। ठीक है, फिर है बांधवगढ़ का सफेद शेर। ये हैं दुर्लभ प्रजातियां जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अज्ञात प्रजातियां जिनके बारे में हमको ठीक से पता नहीं है कि वो हैं या नहीं है ना, तो डाउटफुल है, इसलिए कुछ प्रजातियों को अज्ञात प्रजातियों में शामिल किया गया है। तो रेड डेटा बुक में ये 5 वर्गों में टोटल 60,000 पौधे और 2,000 जंतुओं को की लिस्टिंग की गई है। ठीक है, तो IUCN के बारे में पूछा जाता है, रेड डेटा बुक के बारे में भी पूछा जाता है। अब हम अगर ये एंडेंजर्ड हो रही हैं, संकटग्रस्त हैं, भयातुर जातियां हैं, तो इनके उपाय, बचाने के उपाय के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण के उपाय। ठीक है, संरक्षण बचाने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो है, एक तो जो प्रजातियां पाई जा रही हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में, जहां पर वो रहते हैं प्राकृतिक रूप से, है ना, वहीं पर हम उसको क्या कर दें, संरक्षित कर उनके संरक्षण के लिए उनके उपाय करें और उनके लिए योजनाएं बनाएं। तो हम इस प्रकार के संरक्षण को बोलते हैं स्व स्थाने, पूछा जाता है ना इसके बारे में, संरक्षण। अगर उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको बढ़ने दिया जाए, उनकी संख्या को, और उनके बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं, तो उसे हम बोलते हैं स्वस्थाने संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और यदि हम कोई स्पीशीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में अपनी संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बाहर से उसके मूल आवास से लाकर किसी विशेष स्थानों पर रखकर उसके लिए हम क्या करें, उसके भोजन का प्रबंध करें, उसके रहने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें और उसको उसकी प्रजनन दर में वृद्धि करने का प्रयास करें, उसके मूल आवास से लाकर किसी विशेष स्थान पर। तब हम इसे बोलते हैं बही, नाम से ही क्लियर है, बही स्थाने संरक्षण।
ठीक है, XC2 पूछा जाता है, XC2 कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। अब इसमें उपाय क्या है ना, इसमें कैटेगरीज हैं बहुत सारे, जैसे कि स्वस्थानीय संरक्षण में हम किस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण में एक तो है पूरे विश्व में कुछ तप्त स्थल, है ना, आपकी बुक में दिया है 2 नंबर में या 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तप्त स्थल क्या है ना, इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, इसको पूरे विश्व में जो ऐसे स्थान जहां पर कि जैव विविधता सबसे अधिक है ना, हर जगह जैव विविधता ज्यादा नहीं है विश्व में, कुल 34 ऐसी जगहें हैं, 34 स्थान ऐसे हैं पूरे विश्व में, है ना, जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, इसमें से 4 भारत में है। ठीक है, जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है या जीवों की प्रजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है या तप्त बिंदु हैं, जिसमें से 4 भारत में है। भारत में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ऊपर की ओर जाएंगे तो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, ये भारत का हॉटस्पॉट या तप्त बिंदु है। दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट, है ना, वेस्टर्न घाट, केरला और महाराष्ट्र बॉर्डर में जो कोस्टल एरिया है, उधर जो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा अधिक है और हमको उसको बचा कर रखना है। फिर है सुंडालैंड और अगला है इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र। ये चारों का नाम आप याद कर लेना, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ये भारत में 4 ऐसे जगहें हैं जहां पूरे भारत में सबसे अधिक जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं। और अगर हम इसी को, इन चारों को संरक्षित कर लें तो हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत हद तक बच जाएगी। तो ऐसे स्थानों को पॉइंट करके इनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं और इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी इनमें पहले जैव विविधता 15.7% थी। सोचो, ये जो 34 स्थान है विश्व में, इसमें जैव विविधता 15.7% थी, जो घटकर अब मात्र 2.3% रह गई है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी कमी अगर ऐसे रिच बायोडाइवर्सिटी वाले सोर्स में आ गया है तो फिर हम किस स्थिति में हैं और दुनिया का क्या होने वाला है ना। तो अगला जो है इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान, अगला है इन सीटू कंजर्वेशन में पहला तो है हॉटस्पॉट या तप्त बिंदु। ठीक है, क्या है करके पूछा जा सकता है। दूसरा प्रयास क्या है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, है ना। इसके बारे में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो उद्यान जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है जिसपे मानवीय क्रियाकलाप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, ये सब पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। और यहाँ पर जो रिसर्च या शोध कार्य होते हैं वो होता है, पर्यटन किया जा सकता है इसमें, है ना। अभ्यारण्य अपेक्षाकृत छोटी जगह होती है, संरक्षित एरिया होता है और यहाँ पर जो मानव बस्तियां होती है वो निवासरत रहती है। जैसे अपने उदंती अभ्यारण्य को आप देखे होंगे तो घूमने जरूर जाएं, तो वहां पर उदंती अभ्यारण्य में मानव जातियां निवास करती हैं, प्लस कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलाप की परमिशन रहती है। तो उद्यान बड़ा होता है, अभ्यारण्य छोटा होता है। तो यहाँ पर हम इस पर यहाँ के उद्यान और अभ्यारण्य में हम जीवों को संरक्षित करते हैं कानूनी रूप से और वहां पर मानव क्रियाकलापों पर पाबंदी रखकर हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें आपके बुक में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से तो 3 हमारे यहाँ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पर है, कोरिया में और मध्य प्रदेश के सीधी, है ना, ये दोनों एरिया में आता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, जैसे कि जंगली भैंसा है, चीतल है, सांबर है ना, ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो इनको संरक्षित
रखने का प्रयास और इनकी प्रजनन दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभ्यारण्य में अगर आप देखें तो उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो चिल्का झील, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बहुत सारे वैरायटी के बर्ड्स मिलते हैं, तो चिल्का झील एक अभ्यारण्य है। फिर एक केवलादेव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के भरतपुर में है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर साइबेरियन क्रेन आते हैं, जो साइबेरिया से जब वहां बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो वहां से रिप्रोडक्शन के लिए वो कहां पर आते हैं, हमारे राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, उस अभ्यारण्य में, केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही शिकारीपुर है, शिकारी देवी अभ्यारण्य है जो कि हिमाचल के मंडी में पाया जाता है और वहां पर कस्तूरी मृग पाया जाता है, वो वहां की स्पेशलिटी है। तो ऐसे आप राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं पवित्र स्थान के रूप में, है ना, सैक्रेड प्लेसेस। पवित्र स्थल क्या होते हैं, आप देखना कि हमारे पूर्वज हमको कहते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बरगद के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए, हम मान लेते हैं, लेकिन अभी आप अगर सोच के देखोगे तो अगर हम एक बरगद के पेड़ को काटेंगे तो अनेक हजारों जीव के आश्रय स्थल को हम कैसे कर देंगे, काट देंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे विश्व में अनेक स्थान हैं जहां पर ऐसे वन हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिसको पवित्र स्थल के रूप में माना गया है और वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का, इवन की चाकू, एक छोटा सा ब्लेड लेकर भी जाना कैसे अपराध माना जाता है, पाप समझा जाता है। तो जैसे कि कुमायूं में एक क्षेत्र है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाके जो हैं उन पर जो मानवीय क्रियाकलाप है, पशुओं को मारना, पेड़ों को काटना, ये सब बंद है। अगर आप 10वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ते होगे तो उसमें एक नियमगिरी सत्याग्रह के बारे में दिया है, जहां पर वहां के जो लोग थे नियमगिरी के, वो प्रकृति पूजक थे और वहां पहाड़ों की पूजा की जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से हम पवित्र स्थल के रूप में भी जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्सी2 में क्या आएगा, सीड बैंक। ठीक है, बीजों को अगर हम संरक्षित करें, है ना, -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बीजों को स्टोर करके रख ले तो वो बीज बहुत समय तक जिंदा रहते हैं, उसमें जैविक गुण जो है वो बने रहते हैं। तो सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग देखे होंगे कि आजकल ऊतक को, है ना, या जर्म प्लाज्मा को क्या किया जाता है, जीन बैंक, या क्या बोलेंगे इसको, क्रायो वर्ड है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो संरक्षण, है ना। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऊतकों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे कि आजकल क्या करती हैं महिलाएं जो अपने कैरियर के कारण या किसी भी कारण से बहुत कम उम्र में अगर मां नहीं बनना चाहती हैं तो अपने एग को फ्रीज करा के रखती हैं और बाद में जब भी उनको बेबी चाहिए रहता है तो वो एग, फ्रीज एग का यूज करते हुए उसको क्या करती हैं, उससे बेबी ले लेती हैं। तो ये आजकल नई टेक्नोलॉजी है कि जिस उम्र में भी स्त्री मां बनना चाहे वो बन सकती है। तो यहाँ पर -196 डिग्री पर ऊतकों को संरक्षित करके रख सकते हैं और हम ये केवल उन सीड्स या ऐसे ऊतकों के लिए है जो बहुत कम टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही हम जीन को भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्स-सी2 संवर्धन, एक्स-सी2 कंजर्वेशन की एक तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब एक शब्द है आपके में, ओके, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू क्लास।